नमस्कार बच्चों, हम लोग जेई मेन जो अप्रैल में होने वाला था फाइनली सितंबर में हुआ। उसके 3 सितंबर के शिफ्ट 1 के केमिस्ट्री के कुछ सवालों के सॉल्यूशन वीडियो सॉल्यूशन मैं आपके सामने यहाँ लेकर आया हूँ। आशा करता हूँ सारे वीडियो सॉल्यूशंस आपको अपने क्वेश्चन समझने में मदद करेंगे। राइट, तो 3 सितंबर शिफ्ट 1 सवाल नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, इट इज ट्रू दैट, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, केमिकल काइनेटिक्स का है, आसान सवाल है। इट इज ट्रू दैट, ऑप्शन ए दिया हुआ है, अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। ये बोल रहा है कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हमेशा मल्टी स्टेप रिएक्शन होगा, पहला स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट दिया हुआ है, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। तो ऑप्शन बी दिया हुआ है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। ऑप्शन सी लिखा हुआ है आपके सामने, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन। ऑप्शन डी लिखा हुआ है, अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन। देखो, अगर रिएक्शन एलिमेंट्री होता है, रिएक्शन अगर एलिमेंट्री होता है, मान लीजिए अल्फा ए प्लस बीटा बी प्रोडक्ट, ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो इसका ऑर्डर हो गया, इस रिएक्शन का रेट लो हो जाता है आर ओ आर के, ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा। ओवरऑल ऑर्डर हो गया अल्फा प्लस बीटा। और हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा या तो 1 होगा या 2 होगा या 3 हो सकता है। तो सिमिलरली अल्फा और बीटा पर हमारे पास एक इक्वेशन आती है, अल्फा प्लस बीटा का मान या तो 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 3 होना चाहिए। इसका मतलब अगर अल्फा प्लस बीटा 1 है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिंगल स्टेप हो सकती है। राइट, अल्फा प्लस बीटा 2 है तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन सिंगल स्टेप हो सकती है, जबकि ये बोल रहा है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, तो ये गलत हो गया। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, जरूरी नहीं है, सिंगल स्टेप तो हो ही सकती है, साथ ही साथ कभी कभी आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन या मल्टी स्टेप रिएक्शन का ऑर्डर भी बना सकता है। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। तीसरा और चौथा स्टेटमेंट जीरो ऑर्डर के लिए है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज ऑलवेज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन एंड अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ऐसा लिखा हुआ है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर अल्फा और बीटा दोनों जीरो हो जाएं तब इस सिंगल स्टेप रिएक्शन का ऑर्डर जीरो आएगा, पर क्या अल्फा और बीटा दोनों जीरो हो जाने पर कोई रिएक्शन भी बचेगा? तो जवाब है नहीं। अगर कोई रिएक्शन नहीं बच रहा होगा, इसका मतलब है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और अगर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इज अ सिंगल स्टेप रिएक्शन, ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, कि अगर रिएक्शन का ऑर्डर जीरो है विच मीन्स दैट इट इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, ये कभी भी एलिमेंट्री या सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं हो सकता। राइट, so this is a theoretical question from chemical kinetics, very easy question, and the answer is that a zero order reaction is always a multi step reaction. Thank you. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आयनिक से है और सवाल बफर से रिलेटेड है। देखिए सवाल कैसा है, एन एसिडिक बफर इज ऑब्टेन्ड ऑन मिक्सिंग। आपको पूछा एसिडिक बफर कब मिलेगा, यानी किस ऑप्शन में हमें एसिडिक बफर दिया हुआ है। राइट, तो एसिडिक बफर का मतलब क्या हो गया, वीक एसिड होना चाहिए प्लस कॉन्जुगेट ऑफ वीक एसिड होना चाहिए, जो कि अपने आप में वीक बेस होता है। राइट, ये दोनों हमारे पास होने चाहिए। और दूसरी बात, वीक एसिड और कॉन्जुगेट ऑफ वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन का जो रेशो है वो 10 से छोटा और 1/10 से बड़ा होना चाहिए, तब जाकर ये बफर बनेगा। तो दो कंडीशन है, एक तो ये मिक्सचर होना चाहिए,
दूसरा इनके कॉन्सेंट्रेशन का रेशो 1/10 से 10 के बीच में होना चाहिए। आइए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में कौन कौन से ऑप्शन में हमें ये कंडीशन मिलेगी। तो ऑप्शन वन में हमें लिखा है क्या, 100 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl। तो एक तो HCl दिया है हमें 100 ml 0.1 मोलर, प्लस दूसरा हमें दिया है एसीटेट आयन। एसीटेट आयन में आप जानते हैं सोडियम एसीटेट दिया है, एसीटेट आयन वीक बेस की तरह काम करता है। इसका वॉल्यूम दिया है हमें 200 ml 0.1 मोलर। हमें पता है कि एसीटेट वीक बेस की तरह कार्य कर रहा है और आपका HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का मिक्सचर हो गया, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। तो आपको पता है यहाँ एक वीक एसिड एसिटिक एसिड बन जाएगा, और यहाँ पर आपका जब वीक एसिड एसिटिक एसिड बन गया तो हमारे पास यहाँ Cl- फ्री हो जाएगा। इस तरह की हमारी इक्वेशन होगी। इनिशियली ये दोनों है नहीं, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो आप इसके मिलीमोल निकालें, ये 10 आ रहे हैं, इसके मिलीमोल निकालें, ये 20 आ रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएंगे, 0 बचेंगे, ये 10 बचेगा, और ये कितना बना, ये बन गया 10, ये भी बन गया 10। अब आपके रिजल्टेंट मिक्सचर में देखो क्या है, एक तो एसिटिक एसिड है कितना 10 मिलीमोल, और एक है एसीटेट आयन कितना 10 मिलीमोल। तो हमारी रिक्वायरमेंट तो पूरी हो रही है, वीक एसिड और कॉन्जुगेट ऑफ वीक एसिड दोनों है। इनके कॉन्सेंट्रेशन का रेशो निकाल लो, क्योंकि एक ही डब्बे में है तो वॉल्यूम सेम होगा, तो इनके मिलीमोल का रेशो ही कॉन्सेंट्रेशन का रेशो होगा। तो 10/10 रेशो आ रहा है 1, हमारे डिज़ायर्ड लिमिट में रेशो है। तो एसिडिक बफर के दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट है, उनके कॉन्सेंट्रेशन का रेशो भी हमारी लिमिट में आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए में दिया गया मिक्सचर ही क्या बना देगा, एसिडिक बफर, क्योंकि सिंगल करेक्ट है, बाकी ऑप्शन हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। सो 3 सितंबर में थर्ड क्वेश्चन ऑर्गेनिक करेंगे बेटा। थर्ड क्वेश्चन जो आया, करा जेल्डोल मेथड ऑफ नाइट्रोजन एस्टिमेशन फेल्स फॉर विच द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट, यानी किस प्रोडक्ट में जेल्डोल मेथड से नाइट्रोजन को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो देखो होता क्या है कि पहला जो ए ऑप्शन दिया है आपको, वो दिया है NO2 में SN+HCl। तो NO2 में जब SN+HCl के रिडक्शन कराते हैं तो एनिलीन बनता है, और इसमें जेल्डोल मेथड एप्लीकेबल है। होता क्या है, जेल्डोल मेथड कब एप्लीकेबल है इसकी बात करते हैं। जेल्डोल मेथड के लिए ध्यान रखना है कि क्योंकि जेल्डोल मेथड में क्या होता है, जो प्रोडक्ट बनता है उसमें H2SO4 मिलाते हैं, तो बेटा अमोनियम सल्फेट बनता है, और उससे एल्कली से रिएक्शन करके अमोनिया रिलीज होती है। इसका मतलब ऐसा कोई कंपाउंड जो अमोनिया दे दे वो जेल्डोल मेथड देगा। तो यहां से अमोनिया मिल जाएगी, ये देगा। बी पार्ट आप देखिएगा, यहां पे बेटा क्या लिखा है, CN, और इसमें रिएक्शन कराया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है, इससे CH2NH2 बना देता है। इसका मतलब ये भी जेल्डोल मेथड देगा। ठीक है। सी पार्ट जो है CN, और इसमें रिएक्शन कराया फर्स्ट SnCl2 प्लस HCl, एंड सेकेंड बेटा वाटर से रिएक्शन कराया। ये स्टीफन्स मेथड है जो कि एल्डिहाइड बनाने के काम आता है। तो यहां CHO बनेगा और यहां पे आपका अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। तो ये जो है जेल्डोल मेथड नहीं देगा। चेक करो, क्योंकि इसमें कोई नाइट्रोजन तो है नहीं। अब एक बात समझो, वैसे कायदे से देखा जाए तो ये भी जेल्डोल मेथड देगा, लेकिन उस तरह का ऑप्शन नहीं है, इसलिए हम कह रहे हैं क्यों भाई, ये नहीं दे रहा, ये तो दे रहा है, ये तो देगा भाई। प्रोडक्ट तो ये भी है, ये भी है। ये किसने कहा कि जो मेन प्रोडक्ट है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसी की बात करनी है। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा, उस तरह का ऑप्शन होता कि ओनली ए ओनली बी, तो ये फंस जाता मामला, और ये लोग कहते नहीं देता, जबकि ये अमोनियम क्लोराइड वाले से जेल्डोल मेथड देता। क्यों? क्योंकि कंटेनर तो एक ही है ना, उस कंटेनर में आप डालोगे तो अमोनिया गैस मिलेगी। समझ में आ रहा है? फोर्थ ऑप्शन जो है वो है आपका NH2, और इसमें रिएक्शन कराया बेटा HNO2 NaNO2HCl क्या, तो NaNO2HCl से यहां N2 प्लस बन जाएगा। तो इससे तो अमोनिया का निकलने कोई चांस नहीं है, इसलिए ये भी नहीं देगा। तो आंसर हो गया C एंड D।
तो सी एंड डी के हिसाब से जो आंसर आया वो आंसर विल बी थर्ड, आंसर विल बी थर्ड। चेक कर लो, कहानी समझ में आई? क्लियर? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत आसान सवाल है, बिल्कुल इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O इज 373 केल्विन, व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S। H2O और H2S एक तरह से 16th ग्रुप के आप कह सकते हैं हाइड्राइड्स हैं, राइट। बेसिकली हम इन्हें हाइड्राइड्स नहीं बोल सकते क्योंकि हाइड्रोजन +1 में है, लेकिन हाइड्रोजन से रिएक्ट करने के बाद बने हुए कंपाउंड है। आप जानते हैं गोइंग डाउन द ग्रुप बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस, विच मीन्स टू से द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S आपका जो है वो लेस देन होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O, ये हमें पता है हमारी जानकारी से। और अगर आप NCERT के डाटा से जाएं तो आपको NCERT में H2S का बॉइलिंग पॉइंट भी दिया है और जो वैल्यू आपको दी है वो लेस देन 300 केल्विन है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है ग्रेटर देन 300 केल्विन बट लेस देन 373, राइट, इक्वल टू 373, मोर देन 373, तो इक्वल टू 373 और मोर देन 373 तो गलत हो ही गए। लेस देन 300 तो ऑप्शन ए है ग्रेटर देन 300 बट लेस देन 373 और ऑप्शन 4 है लेस देन 300। तो आप जब डाटा देखेंगे तो आपको पता लगेगा दिस बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन 300, तो TB of H2S is less than 300 Kelvin, hence this will be the answer, right। और अगर किसी को लगता है यार हमें इनऑर्गेनिक कम आती है, हमें तो पता ही नहीं है, तो आप सबको पता है H2S at room temperature is a gas while H2O at room temperature is liquid, which means to say boiling point of H2S जो है वो काफ़ी कम रहा होगा, राइट। तो यहाँ से आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। दूसरा, अगर प्योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाए तो वो एक आपने कहानी पढ़ी होगी ड्रेगोस रूल की, राइट, नॉन हाइब्रिडाइजेशन, उससे भी आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं। तो आंसर विल बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2S विल बी लेस देन 300 केल्विन। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, द कॉम्प्लेक्स दैट कैन शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इज, नाउ देयर आर 4 कॉम्प्लेक्स गिवन, cis CrCl2OX stand for oxalate ligand, whole twice 2-. Another is given as trans FeNH3 whole twice CN4. Next given is trans CrCl2OX whole twice 2-. And fourth option is cis FeNH32 CN4 something minus। ना ये कॉम्प्लेक्स दे रखे तो हमें मालूम है इसका अगर ड्रॉ करें सिस फॉर्म तो ऑक्सलेट इज ONO ऐसे दिखाते हैं, ONO, ये ClC है, ये अपने मिरर इमेज पे नॉन सुपर इम्पोजिबल है, इसकी मिरर इमेज आएगी और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इसलिए ये शो करेगा क्या, ऑप्टिकल एक्टिविटी। बाकी इनमें इसका मतलब इसमें देयर इज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री POS। बट ट्रांसफॉर्म अगर इसकी देखें तो Fe ट्रांसफॉर्म मतलब NH3 अपोजिट, NH3 NH3 CN 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 एंड CN, तो देख सकते हैं दिस इज योर POS यानी ऑप्टिकली इनएक्टिव। इसका ट्रांसफॉर्म देखें तो Cr, ये है इसका ट्रांसफॉर्म, Cl ऑक्सलेट आयन इधर इधर, और ये हो गया इसका POS, ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी इनएक्टिव, दिस इज एक्टिव। और फाइनली सिस फॉर्म ऑफ दिस NH3 लाइक Fe NH3 NH3 CN 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 एंड CN, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज योर POS, so it will make the compound optically inactive, so right answer is 1। 6
कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड पॉसेस द मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन। चेक करिए, तो सिंपल सा देखो, जो पहला है उसमें sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, नो रेजोनेंस। सेकंड में आप देखोगे तो मिड वाला जो हाइड्रोजन है वो तीनों साइड रेजोनेंस में है, और सी में थर्ड में देखोगे तो साइनाइड में है, फोर्थ में देखोगे तो आंसर जो होगा, देखो बात जरा समझो, MEO CO CH CO OMe CO OMe, यहां से जब आप ऐसे हटाओगे निगेटिव चार्ज आएगा, और निगेटिव चार्ज आप ऐसे देखोगे कि निगेटिव चार्ज का रेजोनेंस है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी। कुछ लोग कहेंगे क्रॉस कॉन्जुगेशन है। क्रॉस कॉन्जुगेशन में बेटा क्या है कि इसका रेजोनेंस क्या करता है, कम करता है, बट तीन साइड में है और O पे निगेटिव है, तो यही ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, तो यानी कि आंसर विल बी सेकेंड। चेक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें। Aqua regia is used for dissolving noble metal like gold and platinum. The gas evolved in this process is, तो इसमें देखें the gas evolved like gold and platinum react with aqua regia HNO3 plus HCl. They react to give a compound like HAuCl4 plus NO plus H2. This is the reaction. This is tetrachloroauric acid. And platinum react, this is aqua regia. Aqua regia gives H2PtCl6 hexachloroplatinic acid NONH2. So the right answer for this is 4. That is NO. देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। आपको बेटा इसमें क्या है, ड्रग दिया है और नाम दिया है नोवेस्ट्रॉल। सो ये जो ड्रग दिया है नोवेस्ट्रॉल, ये देखो नोवेस्ट्रॉल जो है ये कह रहा है कौन सा टेस्ट देगा। तो बेटा जब तक आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा आप नहीं कर पाइएगा। तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है, देखो ये इसका स्ट्रक्चर है। देखो अगर आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाइएगा। अब ये कौन कौन सा टेस्ट देगा, देखो यहां अनसैचुरेशन है तो ये Br2 वाटर देगा, ओके Br2 वाटर। ये OH है तो यहां से जो है ZnCl2HCl ल्यूकोस टेस्ट देगा। ये फिनोलिक OH है तो FeCl3 टेस्ट देगा। ये देखो तो यानी तीनों हो गए, तो उसके हिसाब से आंसर जो आएगा Br2 वाटर ये आएगा, आंसर विल बी फर्स्ट। चेक कर लो बेटा। लेकिन जब तक आपको इसका स्ट्रक्चर नहीं पता होगा, जो कि जनरली लोगों को नहीं पता होता है, याद होगा तो ही हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड प्रोड्यूसेस एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड ऑन हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बताना है। तो ए पार्ट दिया है बेटा ये दिया है, बी पार्ट आपको ऐसे दिया है, सी पार्ट ये दिया है, एंड डी पार्ट ये दिया है। अब इसमें आपको बताना है कि हाइड्रोजनेशन से ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन सा बनेगा। तो देखो
अगर आप इसको हाइड्रोजनेट कराओगे तो ये बेटा क्या है, ये ट्रांस है, देखो ये ट्रांस है ना, ये देखो क्लियर। तो इसमें H2 एडिशन होगा तो ये सब खत्म हो जाएगा, ये कोई कायरल बनेगा ही नहीं, कायरल केवल एक सिंगल कायरल रहेगा, सिंगल कायरल रहेगा तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। चेक करो दूसरा, देखो दूसरे में यहां खत्म हो जाएगा, ये कायरल अभी भी बचेगा। तीसरा चेक करो, तीसरे में आप देखोगे बेटा कि जब यहां पे देखना, जब यहां पे H2 होगा तो ये और ये दोनों सेम हो जाएंगे, जब यहां H2 ऐड होगा तो ये जो कायरल है गायब हो जाएगा, यानी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड जो होगा वो थर्ड हो जाएगा, तो आंसर विल बी थर्ड। समझ में आया भाई, यहां पे H2 ऐड होगा तो H2 ऐड होगा तो डबल बॉन्ड खत्म, डबल बॉन्ड खत्म तो ये और ये सेम हो गया, तो ये तो डिफरेंट है लेकिन ये सेम है, इसका मतलब हो गया कि ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10, ऑफ द स्पीशीज NO, NO माइनस, NO2 प्लस एंड NO माइनस, द वन विद द मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या हुआ? वन विद मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ इज 9 हमें मालूम है, बॉन्ड स्ट्रेंथ is inversely related to bond length. तो bond length and bond strength is directly related to bond order. तो जिसका bond order सबसे कम होगा उसकी bond length क्या होगी? bond order कम होगा तो bond strength भी कम हो जाएगी, bond order ज्यादा तो ज्यादा, bond order कम तो bond strength कम। तो मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ का मतलब हुआ लीस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो वी कैन अप्लाई एमओटी थ्योरी। NO माइनस में बॉन्ड ऑर्डर आएगा, इट कम्स आउट टू बी 2। NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 3 आ जाएगा, NO2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ जाएगा और NO का भी बॉन्ड ऑर्डर 2.5। तो लीस्ट वैल्यू इसमें ये है 2, सो 1 इज द राइट आंसर। मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ मीन्स मिनिमम बॉन्ड ऑर्डर। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये थ्योरी बेस्ड एनसीईआरटी से बिल्कुल छपी हुई लाइन आ गई है। कह रहा है कि ग्लिसरॉल इज सेपरेटेड इन सोप इंडस्ट्री बाई, तो ये बेटा सीधा सा होता है डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, ये आप थ्योरी से पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर जो है डायरेक्ट हम सेकंड लिख देते हैं क्योंकि इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस याद रख लो भाई ऐसा होता है। Next is question number 12. Question number 12 is from environmental chemistry. काफ़ी important chapter हो गया है आजकल ये जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत आसान सवाल है, आप अगर environmental chemistry नहीं भी पढ़े हैं तो ये सवाल आसानी से कर सकते हैं। सवाल है इस प्रकार है, thermal power plant can lead to, thermal power plants can lead to ozone layer depletion, blue baby syndrome, यूट्रोफिकेशन, एसिड रेन। आप सब जानते हैं थर्मल पावर प्लांट में हम लोग कोयले को बर्न कराकर स्टीम बनाते हैं और स्टीम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे होते हैं। तो जब हम कोल को बर्न करते हैं तो वहाँ पर अनबर्नड कार्बन पार्टिकल्स, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फ़र ऑक्साइड्स एमिट होते हैं। नाइट्रोजन और सल्फ़र ऑक्साइड्स के एटमॉस्फेयर में जाने के कारण वहाँ पर उनका वाटर से रिएक्शन होकर वो एसिड्स बना देते हैं, ड्यू टू विच एसिड रेन अकर्स, हेंस द thermal power plant leads to acid rain. That will be the correct answer, due to evolution of oxides of nitrogen and sulfur, right, which forms acid in the atmosphere by reacting with the moisture of atmosphere, and those strong acid HNO3 and H2SO4 makes the rainwater acidic, therefore it causes acid rain. Thank you. Question number 13, solution and its colligative properties से है। बहुत आसान चैप्टर है, आप सबको पता है, और इससे सवाल भी बहुत आसान पूछा है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड यानी हेनरी लॉ पर सवाल है। सवाल इस प्रकार है, द हेनरीज कांस्टेंट इन किलो बार फॉर 4 गैसेज अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा इन वाटर एट 298 केल्विन इज गिवन बिलो। अल्फा, बीटा और गामा के KH आपको दिए हुए हैं, राइट। तो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा इन सब के KH दिए हुए हैं आपको किलो बार में।
क्या दिए हुए हैं, अल्फ़ा का KH आपको दिया हुआ है 50 और बीटा का KH आपको दिया हुआ है 2, गामा का KH आपको दिया है 2 इंटू 10⁻⁵ एंड डेल्टा का KH दिया हुआ है आपको 0.5, राइट। और पूछा है डेंसिटी ऑफ वाटर आपको दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 298 केल्विन इज 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब, और अगर आप ध्यान से देखें तो ये बेसिकली 1 ग्राम पर ml आपको दिया हुआ है। दिस टेबल इम्प्लाइज दैट, इस टेबल का क्या मतलब है, सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है solubility of gamma at, तो solubility of gamma, let's just say solubility is represented by S, तो S of gamma at 300 Kelvin is less than S of gamma at 298 Kelvin, राइट। अब ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट है, आपको इसे चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए यू मस्ट नो हेनरी लॉ। तो हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ होता है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल्स टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस in liquid, right? Partial pressure of gas on the liquid surface is equals to Henry law constant KH into mole fraction of gas in liquid. अब अगर आप ध्यान से देखें तो हमें ये एक फैक्चुअल स्टेटमेंट पता है दैट वैल्यू ऑफ KH increases on increasing temperature. अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट रख के टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो KH का वैल्यू बढ़ जाता है। वंस द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज, अगर KH बढ़ गया, प्रेशर कांस्टेंट है, इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन लिक्विड घटेगा, राइट। तो आप इसे कह सकते हैं देयरफॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीजेज, ये लिख सकते हैं। दूसरा, इसी चीज़ को आप एक अलग तरह से भी समझ सकते हैं, हेनरी लॉ को नहीं समझना तो आपको पता है गैस का लिक्विड में सॉल्युबिलिटी का इक्विलिब्रियम मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट। और आप सबको पता है कि ये इक्विलिब्रियम एक्सोथर्मिक होता है, और आप सबको ये भी पता है केमिकल इक्विलिब्रियम में ली शातेलिए के प्रिंसिपल से, वो ये कि एवरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन शिफ्ट्स इन अ बैकवर्ड डायरेक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। बैकवर्ड का मतलब लिक्विड में से गैस बाहर आ रहा है, विच मीन्स टू से द गैस लिक्विड को छोड़ रहा है, तो जो आपका डिसोल्यूशन प्रोसेस है उसका रिवर्स हो रहा है, विच मीन्स टू से द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। तो या तो आप हेनरी लॉ से एक्सप्लेन कर लें KH के प्रॉपर्टी से, या आप केमिकल इक्विलिब्रियम में ली शातेलिए की प्रॉपर्टी से इक्विलिब्रियम से एक्सप्लेन कर लें। दोनों ही स्टेटमेंट आपको ये शो करेंगे कि एट हायर टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड और पर्टिकुलरली इन वाटर डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, राइट। उसका कारण आप चाहे कहीं से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, विच मीन्स टू से दैट दिस स्टेटमेंट दैट solubility of gamma at 300 Kelvin is less than solubility of gamma at 298 Kelvin, ये आपका स्टेटमेंट एकदम करेक्ट होना चाहिए, राइट। बाकी स्टेटमेंट भी हम लोग पढ़ सकते हैं क्योंकि मैथमेटिकल एक स्टेटमेंट दिए, एक बार चेक कर लेते हैं। द प्रेशर ऑफ 55.5 मोलल सॉल्यूशन ऑफ डेल्टा इज 250 बार। आपको डेल्टा के बारे में बात किया हुआ है, तो सबसे पहले तो डेल्टा का KH लिख लें। तो KH फॉर डेल्टा हैज़ बीन गिवन टू अस हाफ किलो बार। हाफ किलो बार को मैं 500 बार लिख सकता हूँ, किलो का मतलब 1000। KH हमें दिया हुआ है डेल्टा का। अच्छा, सॉल्यूशन का मोलालिटी भी दिया है, तो मोलालिटी दिया है 55.5, आप इसे 1000/18 लिख सकते हैं, और 55.5 1000/18 जब आप लिखेंगे तो मोल फ्रैक्शन से कन्वर्ट करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस अपॉन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू 1000 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट विच इज़ वाटर, ये हमें यहाँ से मिल रहा है। सो मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मिल रहा है 1/2। क्या मिल रहा है मुझे मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इस पर्टिकुलर केस में 1/2। जब मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस मुझे 1/2 मिला, तो इसका मतलब हो गया कि मोल फ्रैक्शन पता है, KH पता है, तो प्रेशर निकाल लेंगे बाय यूजिंग हेनरी लॉ। तो प्रेशर इज इक्वल्स टू KH 500, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इज 1/2, सो P इज 250 बार। और जब आप देखेंगे तो आपका ये ऑप्शन भी मैच कर रहा है, राइट। इसका मतलब ऑप्शन 1 और 2 दोनों करेक्ट हैं, तो इसमें NTA को करेक्शन करना होगा, राइट। कोई भी एक ऑप्शन उन्होंने पहले करेक्ट दिया, उन्हें सेकंड दिया है तो पहला भी करेक्ट मानना पड़ेगा, पहला दिया है तो दूसरा भी करेक्ट मानना पड़ेगा। एक बार अब थर्ड और फोर्थ भी चेक कर लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है द अल्फा इज द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी इन वाटर एट गिवन प्रेशर। अगर प्रेशर सेम कर दूं मैं, इस इक्वेशन में ध्यान से देना, अगर मैं प्रेशर सेम कर दूं तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिसका KH मिनिमम होगा। तो KH मिनिमम किसका है, गामा का। तो गामा, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं हायर द KH वैल्यू lesser will be solubility. This means to say, अगर हम यहाँ पर देखें तो गामा का KH मिनिमम है, तो गामा KH for gamma is minimum, hence gamma will have highest solubility, right? तो थर्ड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, इन्होंने अल्फा का बोला है। द प्रेशर ऑफ 55.5 मोलल सॉल्यूशन ऑफ गामा इज 1 बार। इसकी बात कर लेते हैं, इसका KH दिया हुआ है, राइट। जब इसका KH दिया हुआ है तो हम यहाँ पर बात करेंगे, गामा का KH है 2 × 10⁻⁵ किलो बार। किलो बार है तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट बिकम्स 2 × 10⁻²। सो द प्रेशर इज इक्वल्स टू 2 × 10⁻², ये KH का वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय मोललिटी आपको 55.5 दिया है। अभी हमने कैलकुलेट किया, मोल फ्रैक्शन 1/2 आता है। सो दिस गिव्स अस 10⁻² बार, और हमें यहाँ पर बोला है दैट प्रेशर शुड बी 1 बार, विच मीन्स टू से ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। हैंस दिस क्वेश्चन, पहली बात तो ये क्वेश्चन में तकलीफ हो गई, 2 ऑप्शन सही मिल रहे हैं, तो NTA को इसमें करेक्शन करना होगा। और पहला और दूसरा, पहला तो फैक्चुअल स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट होना ही होना है, और दूसरा इसकी गिवन डाटा से मैच कर रहा है, इसलिए पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट होंगे। आप इसे चैलेंज कर सकते हैं जब भी NTA अपने आंसर की डिस्प्ले करे तब, राइट। बाकी सवाल में कोई तकलीफ नहीं, हेनरी लो पर सीधा सा सवाल है। आई होप सॉल्यूशन आपको क्लियर है। थैंक यू। नेक्स्ट डे क्वेश्चन नंबर 14, द इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ TiH2O63+ shows a single broad peak with a maximum at 2030 centimeter inverse. The crystal field stabilizing energy CFSE of the complex ion in kilojoule per mole is. Now it is given that TiH2O6 3+ ये दे रखा है, और टाइटेनियम 3+ का मतलब हुआ 3D1, बिकॉज टाइटेनियम इज 3D2 4s2। तो एक इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से इसकी स्प्लिटिंग है, ये T2G और ये Eg ऑर्बिटल, ये डेल्टा O, एक इलेक्ट्रॉन। और आपको मालूम है इसका CFSE कितना हो जाएगा, -0.4 डेल्टा O, क्योंकि मालूम है नीचे आने पर -0.4 डेल्टा O से कम होता है, और ऊपर जाने पे +0.6 डेल्टा O से इंक्रीमेंट होता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो -0.4 डेल्टा O आ गया अपने पास, और ये दे रखा है अपने को, और इसका एब्जॉर्प्शन पीक कितने आता है, एक इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्प्शन करने के लिए जो पीक है उसका वेव नंबर दे रखा है, और वेव नंबर को हमें कुल किलोजूल पर मोल में चाहिए। नाउ इट इज गिवन दैट 1 किलोजूल पर मोल इज इक्वल टू 83.7 सेंटीमीटर इनवर्स का कन्वर्जन फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास 283.7 सेंटीमीटर इनवर्स will be equal to 1 kilojoule per mole. So 1 centimeter inverse will be equal to 1 upon 83.7 kilojoule per mole. So 20300 centimeter inverse will be equal to 20300 upon 83.7 kilojoule per mole. ये आ गया कन्वर्जन, ठीक है। ये किसका आ गया बोलो, डेल्टा O का कन्वर्जन हो गया, ठीक है। और व्हाट वी कैन राइट, दिस इज इक्वल टू -0.4, कन्वर्जन फैक्टर अप्लाई कर दिया, ये डेल्टा ही है। इस पीक के लिए क्या हुआ है, एब्जॉर्प्शन हुआ है, और आपको पता ही है डेल्टा इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा एब्जॉर्ब्ड।
या hc इंटू वेव नंबर एब्जॉर्ब। तो ये वेव नंबर के टर्म्स में डेल्टा दे रखा है। ये डेल्टा क्या है? डेल्टा इज गिवन, ओ जो है ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहे हैं, तो वेव नंबर के टर्म्स में दे रखा है। तो बस हमें यही चाहिए था, ये अपने को मिल गया। इतने के लिए कन्वर्जन फैक्टर डेल्टा वो कितना हो गया अपने लिए? 20300 डिवाइडेड बाई 83.7, जो वैल्यू आ जाएगी -97 किलो जूल पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज होगी। मॉड वैल्यू की बात करें तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ द कंपाउंड कितनी हो जाएगी? -97। सो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 14 इज 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका बिल्कुल सिंपल सवाल है जनरल केमिस्ट्री का, और ये IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा होता है व्हेन Z इज ग्रेटर देन 100, उस पर डिपेंडेंट है। आपको बोला है अनिलिनियम का Z कितना होगा। तो आपको सिंपल सी कहानी है, यहाँ से IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल फॉलो करते इसका Z डिड्यूस करना है। तो जब आप Z लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अन मतलब 1, निल मतलब 0 और इन मतलब 9। तो Z विल बी द एटॉमिक नंबर ऑफ दिस एलिमेंट whose IUPAC name is anilinium is 109, un 1 nil 0 in 9, so anilinium is 109. Thank you. क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन क्या कर रहा है? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A C10H20O2, ये देखो, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है C10H20O2 was hydrolyzed with dilute sulfuric acid, यानी इसमें जो है हम लोग H2SO4 डाइल्यूट की बात कर रहे हैं। तो कह रहा एक एसिड मिलता है और एक एल्कोहल मिलता है। ये है आपका A कंपाउंड, ये है बेटा B कंपाउंड, ये है C कंपाउंड। ओके, ठीक है। C, जब इस C का कह रहा CrO3 H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो फिर से B मिलना चाहिए। तो कह रहा कौन सा स्ट्रक्चर A नहीं होगा। तो अगर हम फर्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें बेटा, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर आपको जो दिया है समझिएगा। देखो, इसका हाइड्रोलाइसिस करा रहे हैं, एसिड एल्कोहल मिल रहा है, ये तो बात पक्की हो गई कि ये क्या है? ईस्टर है। अगर ये ले, इसकी हाइड्रोलाइसिस कराइएगा तो यहां से मिल जाएगा CH3 होल ट्वाइस C COOH प्लस CH3 होल थ्राइस CH2OH, और इसमें जब आप CrO3H2SO4 का रिएक्शन कराएंगे तो ये प्राइमरी एल्कोहल है और ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा इसमें। ये देखो, तो ये तो दोनों सेम हो गए ना। देखो, इसका मतलब फर्स्ट हो सकता है। सेकंड अगर बात करें तो सेकंड देखो दिया है आपको CH3 CH2 CH CH3O CO CH2 CH CH3 CH2 CH3, ये सेकंड पार्ट दिया। देखो, क्लियर। सो सेकंड पार्ट देखोगे तो देखो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे, समझना, जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो CH3 CH2 CH CH3 यहां से एल्कोहल आएगा और यहां से आ जाएगा बेटा देखो CH2 COOH CH CH3 CH2 CH3। अब देखो यहां पे सेकेंडरी एल्कोहल है और सेकेंडरी एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराओगे बेटा तो कीटोन मिलेगा। इसका मतलब कभी भी कार्बोक्सिलिक एसिड मिल ही नहीं सकता। इसका मतलब अपना आंसर सेकंड हो गया। चेक करो। अब आया थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में देखो CH3 CH2 CH2 COO CH2 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 CH3। यहां देखोगे टोटल जो है, टोटल 8 कार्बन है। ये तो देखते ही आंसर आ गया ना। इसका मतलब जो आंसर होगा वो सेकंड एंड थर्ड हो जाएगा, फोर्थ में आंसर आ जाएगा। ये देखिए
एनटीए ने जो आंसर दिया सेकंड दिया है, देख, जबकि आंसर जिसके पेपर में मान लो थर्ड पहले हो तो वही टिक करेगा ना बेटा। देख लो क्वेश्चन नंबर 17, देखिए क्या होता है इसमें, क्या दिया है देखो। सबसे पहले कह रहा है आर एक्स बना आर प्लस एक्स माइनस में, ठीक है, ऐसे ही। फिर बना आर प्लस एक्स माइनस, ठीक है, और फिर कह रहा है वाई माइनस का रिएक्शन कर रहा है तो आर वाई प्लस एक्स माइनस बन गया। कह रहा है स्टूडेंट राइट्स जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बेस्ड ऑन द एबव मैकेनिज्म। अब एक बात समझिए, कह रहा है, देखिए कह रहा है द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय वीक न्यूक्लियोफाइल। देखो यहां सॉल्वेंट, यहां पे ऐसे लिखा है कि सॉल्वेंट सेपरेटेड आयन, इसका मतलब यहां सॉल्वेंट इनको सेपरेट कर रहा है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि SN1 मैकेनिज्म। सेकंड, इसका पहला स्टेप जो होगा ये RDS हो जाएगा। सो अगर पहला स्टेप RDS हो गया तो इसका मतलब ये बात क्लियर हो गई कि ये SN1 मैकेनिज्म है, और SN1 मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल वीक होता है, तो पहला स्टेटमेंट जो हुआ वो बिल्कुल सही हो गया बेटा, ठीक है, ए पार्ट। बी पार्ट इसमें कह रहा है कि R प्लस वुड बी इजिली फॉर्म्ड इफ द सब्स्टिट्यूएंट्स आर बल्की। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स बल्की होंगे तो क्या वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी, इससे ये बी पार्ट भी सही हो गया। सी पार्ट कह रहा है बेटा द रिएक्शन इज अकोम्पनीड बाय द रेसमाइजेशन। बिल्कुल, अगर कार्बोकेटाइन कायरल बन रहा है तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर नीचे दोनों से अटैक करेगा और रेसमाइजेशन होगा, ये भी सही हो गया। डी द रिएक्शन इज फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट, ये गलत हो जाएगा क्योंकि इस रिएक्शन में पोलर सॉल्वेंट होगा बेटा, तभी ये अलग हो पाएगा। तो ये ए बी सी सही है। ए बी सी के हिसाब से ए बी एंड सी आंसर विल बी सेकेंड, आंसर विल बी सेकेंड। चेक करो बेटा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 सरफेस केमिस्ट्री से है और रिपीट क्वेश्चन है। रिपीट क्वेश्चन क्यों बोल रहा हूँ, इसके पहले भी जेई ने टिंडल इफेक्ट पर यही सेम सवाल आपसे पूछा हुआ है, राइट। एनसीईआरटी में डायरेक्ट 2 लाइन लिखी हुई है, टिंडल इफेक्ट ऑब्जर्व होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए डीपी और डीएम में, उन्हीं पर स्टेटमेंट है और बहुत सिंपल सी कहानी है। आप सब अगर पुराना सवाल करके गए थे तो ये सवाल डायरेक्ट टिक करने का था। क्या है, टिंडल इफेक्ट इज ऑब्जर्व व्हेन, राइट। तो आपको पता है डीपी और डीएम की 2 कंडीशन है। टिंडल इफेक्ट के ऑब्जर्व होने की कंडीशन क्या है, दैट डीपी का जो डायमीटर है should not be much smaller than the wavelength lambda जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं उसका, और डीपी और डीएम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में, राइट, अंतर आपके पास होना चाहिए। तो उसके बाद की बात हम लोग कर रहे होंगे, देयर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मस्ट बी ऑफ सिमिलर। अब अगर हम ऑप्शंस पढ़ें तो यहाँ पर ऑप्शन है द डायमीटर ऑफ डीपी इज मच स्मॉलर देन द लैम्डा। तो ऑप्शन ए में लिखा है आपके पास dia of dp much smaller than lambda of light we have used। ऑप्शन बी में इन्होंने लिखा है dia of dp particles is much larger than lambda of light used। ऑप्शन सी में लिखा है refractive index that refractive index of dp should be greater than the refractive index of dm। एंड ऑप्शन डी लिखा हुआ है दैट डाया ऑफ डीपी तो शुड बी सिमिलर टू लैम्डा ऑफ लाइट। तो जैसा मैंने बोला ये आपके उस एक प्रॉपर्टी पर ही आपका आंसर हो जाएगा कि दोनों का डीपी का डाया और जो लाइट हम यूज़ कर रहे हैं टिंडल कोन के लिए उन दोनों उसका लैम्डा दोनों लगभग एक जैसे होने चाहिए, तब जाकर आप टिंडल इफेक्ट बहुत परफेक्टली ऑब्जर्व कर पाएंगे। दूसरी प्रॉपर्टी है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, उसमें बोला है राइट डीपी और डीएम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हैं दे मस्ट बी सिमिलर इन वैल्यूज़, उनके बीच बहुत अंतर नहीं होना चाहिए, ये ग्रेटर देन दिया हुआ है तो ये अलग अलग कहानी हो गई। हेंस द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 4, दैट इज डायमीटर ऑफ डिस्पर्स मीडियम शुड बी सिमिलर टू लैम्डा ऑफ लाइट यूज्ड। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसी लैंग्वेज में लिखा है कि लगता है कि क्वेश्चन टफ है। जैसे कंडक्टेंस के बारे में सवाल है, CnACl किसी टेम्परेचर T पर कंडक्टेंस ऑफ NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का है, और CbSO4 से हमने BaSO4 एक्वस सॉल्यूशन के कंडक्टेंस की बात की है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन है BaSO4 NaCl के टेम्परेचर T पर। पूछा है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसका मतलब जितना डिज़ोल्व हो सकता है उतना डिज़ोल्व है। सैचुरेशन का मतलब हम ये मानते हैं। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि तकलीफ यहाँ क्या है कि NaCl एक तरह का स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है और BaSO4 एक तरह का वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट के कैटेगरी में आता है। ये काफ़ी कम डिज़ोल्व होता है और ये लगभग 100% डिज़ोल्व रहता है, पर हमें सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोला हुआ है, विच मीन्स टू से कि BaSO4 भी एक इनफ या अप्रिशिएबल अमाउंट में आप मानकर चल सकते हैं कि डिज़ोल्व है और सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक, स्टेटमेंट 1 दिया है दैट C ऑफ NaCl एट T2 विल बी ग्रेटर देन C ऑफ NaCl एट T1, राइट। हमें बोल रहे हैं कि NaCl का कंडक्टेंस T2 पर ग्रेटर है किससे, NaCl के ही कंडक्टेंस से एट T1 पर, जब T2 ग्रेटर देन T1 हो। एंड सेम स्टेटमेंट हमें बोला हुआ है BaSO4 के लिए कि BaSO4 का कंडक्टेंस T2 पर ग्रेटर है किससे, T1 के कंडक्टेंस से, जब T2 ग्रेटर देन T1 हो। और थर्ड स्टेटमेंट हमें बोला हुआ है कि आयनिक मोबिलिटी जो आयंस का है वो टेम्परेचर बढ़ाने पर बढ़ता है। आयनिक मोबिलिटी इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अब कहानी आती कि भाई अगर आयनिक मोबिलिटी बढ़ता है तो ऊपर वाले दोनों ट्रू हैं, और जब हम आयनिक मोबिलिटी की बात करते हैं, हावेवर मैं ये कहना चाहूँगा कि आयनिक मोबिलिटी नाम का शब्द पूरी एनसीईआरटी में कहीं नहीं है। तो एनटीए जो क्लेम करता है कि हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो गलत है। आयनिक मोबिलिटी आप जेईई एडवांस के सिलेबस में पढ़ रहे होते हैं। एनसीईआरटी के लेवल के हिसाब से क्वेश्चन टफेस्ट क्वेश्चन या टफ क्वेश्चन की श्रेणी में माना जाना चाहिए। और सच ये है कि टेम्परेचर बढ़ाने पर आयनिक मोबिलिटी जो है वो बढ़ता है, विच मीन्स टू से अगर आयनिक मोबिलिटी बढ़ गया तो कंडक्टेंसी बढ़ेगा। तो इवेंचुअली ए, बी और सी तीनों ऑप्शन आपके सही आ जाते हैं। नाउ वी लेफ्ट विद द ऑप्शन डी। ऑप्शन डी में लिखा है कि किसी गिवन टेम्परेचर पे NaCl का कंडक्टेंस BaSO4 से ज़्यादा होगा, विच मीन्स टू से कि ये बोल रहा है कि NaCl का कंडक्टेंस काफ़ी ज़्यादा होगा BaSO4 से। अब देखो ये बात कही तो जा सकती है, लेकिन इसे कहने के लिए वी नीड टू हैव सम डाटा। पहली बात, हमें इनकी कॉन्सेंट्रेशंस चाहिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या डिसोल्यूशन है क्या नहीं है, KSP वैल्यू अगर हमें दे दे तो हम वहाँ से इनके आयनिक कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बात कर सकते हैं। यानी बेसिकली हम ये सब बोल तो सकते हैं, बोला भी जा सकता है अगर सैचुरेटेड है और ये मान लें कि BaSO4 हमारा वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बट आप कंफर्म नहीं है कि क्या बोल रहे हैं और क्या नहीं बोल रहे हैं। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ जो गिवन डाटा है उसके हिसाब से बोला तो जा सकता है, लेकिन बोलने के लिए, पक्के तौर पर बोलने के लिए हमें और भी चीज़ों की आवश्यकता है। और तीसरी बात कि पहले तीन ऑप्शन में मुझे कोई इनकरेक्ट या कोई गलत बात नहीं लग रही है और हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो आई वुड से कि ये ऑप्शन एनटीए को आंसर इसका देना चाहिए, आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए। बट फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा ऑप्शन डी को भी मुझे गलत कहने के लिए मेरे पास सपोर्टिंग डाटा इस सवाल में नहीं दिया हुआ है। तो मुझे लगता है एनटीए को कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में एक चेंज करने की ज़रूरत है या इसे कम्प्लीटली करेक्ट करने की ज़रूरत है, जिसका दूसरा नाम बोनस करने की ज़रूरत है। तो आई होप एनटीए शायद इस सवाल को बोनस कर दे या कुछ इस सवाल को मार्किंग स्कीम से बाहर कर दे, जो भी करे। बट मैं आंसर डी बोल तो रहा हूँ, बट आई एम नॉट वेरी मच कंफर्टेबल। मेरे पास इस को गलत कहने के बहुत सपोर्टिंग लॉजिक्स है नहीं, राइट। तो मैं केवल इनफाइनाइट डाइल्यूशन के डाटा को देखकर इसे गलत कह रहा हूँ, जो कि डाटा मुझे याद है बट एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ है। तो इसलिए एनसीईआरटी बेस पर इस ऑप्शन को गलत कहना भी पॉसिबल नहीं होगा। इसका मतलब है कि इस सवाल का अगर कायदे से देखा जाए तो एक भी ऑप्शन गलत नहीं है, सारे ऑप्शन ही सही हैं। इस हिसाब से ये सवाल बोनस होना चाहिए। बाकी एनटीए क्या करता है वो ईश्वर जाने या आप लोग जाने। जब एनटीए के आंसर की ऑफिशियल रिलीज होगी या करेक्टेड होगी उसके हिसाब से हम इसमें अपडेट कर देंगे। थैंक यू। Now question number 20, in a molecule of pyrophosphoric acid the number of POH, P double bond O, POP bond
moieties respectively are, देखें pyrophosphoric acid, pyrophosphoric acid, P double bond O, OH, OH, O, P double bond O एंड OH OH। तो देख सकते हैं 4 OH यूनिट्स हैं, ठीक है, 2 इसके अंदर P डबल बॉन्ड O है एंड 1 POP बॉन्ड है। सो द राइट आंसर फॉर दिस इज 4:1। सो सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 इंटीजर टाइप क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। मोल फ्रैक्शन का आप इसे बोल सकते हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज, तो x ऑफ ग्लूकोज इन इट्स एक्वस सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू 0.1। द मास परसेंटेज %W by W हैज़ बीन आस्क्ड टू द नियरेस्ट इंटीजर, और वाटर का मास परसेंट पूछा है, तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर नॉट ऑफ ग्लूकोज, राइट। तो मास परसेंटेज ऑफ वाटर पूछा है, हम %W by W निकाल लेंगे, ग्लूकोज का फिर 100 से माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन हमें दिया हुआ है, राइट। मोल फ्रैक्शन अगर हमें दिया हुआ है तो हम या तो फॉर्मूले से सॉल्व कर लें या बेसिक से सॉल्व करें। जैसे मान लीजिए मैं बेसिक से सॉल्व करता हूँ। इफ़ x ग्लूकोज इज 0.1 देन आई कैन से दैट x वाटर विल बी 0.9, which means to say the 0.9 moles of water are present along with 0.1 moles of glucose. So the mass of solution, अगर हमें मास परसेंटेज की बात करनी है तो मास ऑफ सॉल्यूशन विल बी मास ऑफ ग्लूकोज प्लस मास ऑफ वाटर। सो द मास ऑफ ग्लूकोज कितना होगा, 0.1 मोल अगर हम यहाँ पर मान लें अप्रॉक्सीमेट, तो 0.1 इंटू 18 180 प्लस 0.9 इंटू 18, इस तरह से हम लोग बात कर सकते हैं। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 1 इंटू 18, सो दिस इज 18 माइनस 0.1, तो माइनस 1.8 प्लस 18, so this is the total mass of solution. Now what will be the mass of water? तो mass of water अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो परसेंट ऑफ वाटर कि जब हम बात करेंगे तो मास ऑफ वाटर विच इज़ 0.9 इंटू 18 टोटल मास ऑफ सोल्यूशन। सो अगर आप इसे बात करें तो मैं इसे ऐसे ही लिख देता हूँ, सॉल्व भी नहीं करता हूँ, 18 प्लस 0.9 इंटू 18 एंड दैट इज़ द परसेंटेज। सो दिस विल बी द सिंपल फैक्टर, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। सो क्या आंसर आएगा आपके पास, सो दिस इज़ 0.9 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.9, सो दैट इज़ 1.9, इस तरह का हमारे पास आ रहा होगा। सो अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, सो दिस इज़ 900 बाई 19 परसेंटेज। अप्रॉक्सीमेटली आपको इसे सॉल्व करना है। अप्रॉक्सीमेटली जब आप इसे सॉल्व करेंगे सो ये हमारे पास आ जाएगा 19 इंटू 4 76 दैन 140, सो दैट विल बी 47 परसेंटेज, दैट इज़ द mass percentage of water in this solution. This will be the correct option for this question, right? Thank you. Next is question number 22. Question number 22 volume strength of H2O2 का question है। वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमसे पूछा हुआ है क्या होगा, और मोलारिटी ऑफ H2O2 हमें दिया हुआ है। मोलारिटी कितना है, H2O2 का मोलारिटी है 8.9 मोलर, ठीक, और इसका वॉल्यूम स्ट्रेंथ हमसे पूछा हुआ है। आर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, एसटीपी कंडीशन है जो प्रेशर और टेम्परेचर दिए हुए हैं उससे, तो आप डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फार्मूला होता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज मोलारिटी ऑफ H2O2 मल्टीप्लाइड बाय 11.2। सो जब आप इसे लिख रहे होंगे तो 8.9 इंटू 11.2 दैट विल बी द वॉल्यूम स्ट्रेंथ। बस मल्टीप्लिकेशन करना है, बाकी डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। जब आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो ये 99.7 समथिंग आ रहा होगा, नियरेस्ट इंटीजर हो गया आपका 100। सो 100 विल बी द फाइनल आंसर और वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 V।
जिन लोगों को थोड़ा वॉल्यूम स्ट्रेंथ में तकलीफ है मैं उनके लिए एक्सप्लेन कर दूं व्हाट इज़ वॉल्यूम स्ट्रेंथ. तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2 इज़ द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, volume of O2 gas produced by 1 liter of H2O2 solution on decomposition. और decomposition क्या होता है? H2O2 gives you H2O plus half O2. So 1 लीटर, तो मोलारिटी इतना है तो 1 लीटर में इतने मोल हो गए, इतने मोल हो गए. तो मान लीजिए मोलारिटी m है तो 1 लीटर में m मोल, तो ये m ख़त्म हो गए तो इसके मोल बन गए m/2. नाउ द वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP या एट गिवन प्रेशर, तो वॉल्यूम ऑफ O2 कितना हो जाएगा? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 इनटू अगर STP की कंडीशन है तो 22.4. सो द फॉर्मूला बिकम्स molarity into 11.2 and this volume is known as volume strength of H2O2. तो ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ का फॉर्मूला है. थ्योरेटिकली कुछ नहीं कहा गया हो तो हम STP कंडीशन लेते हैं, लेकिन इन्होंने जो कंडीशन अलग से मेंशन की वो भी STP ही है, तो हमारे फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया और डायरेक्टली हमने आंसर किया. राइट, सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड द क्वेश्चन नंबर 22. वेरी इजी. You can put that question in redox or either in mole. Thank you. Next is question number 23. Question number 23 is from solid state. आसान सवाल है डेंसिटी वगैरह का. आइए सवाल पढ़ते हैं. An element with molar mass 2.7 into 10 power minus 2 kilogram per mole forms a cubic unit cell with edge length of 405 picometer. If its density is 2.7 into 10 power 3 kilogram per meter cube, the radius of element is approximately इतना and 10 power minus 12 to the nearest integer आपसे बताना है. तो डेंसिटी का कहा सवाल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. आप सब जानते हैं डेंसिटी बराबर होता है Z इंटू ग्राम मोलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय Na इंटू A क्यूब. ये हमें बताना है. अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वे हैव बीन गिवन डेंसिटी भी दिया हुआ है, GMM भी हमें पता है, Na हमें पता होता है, ये A हमें दिया हुआ है. यानी इस डेंसिटी के फॉर्मूले से हम Z निकालेंगे. जब हमें Z मिल जाएगा तो हमें क्यूबिक यूनिट सेल में कौन सा है, सिंपल क्यूबिक है, BCC है या FCC है, ये पता लग जाएगा और वहाँ से A और R के बीच रिलेशन से हम R कैलकुलेट कर पाएंगे. सो लेट्स यूज दिस इक्वेशन टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ Z. तो हम वैल्यू रखते हैं. डेंसिटी हमें दिया हुआ है 2.7 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. यूनिट का बहुत ध्यान रखना है आपको. इज इक्वल्स टू Z इंटू मोलिकुलर वेट. ये हमें दिया हुआ है 2.7 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 किलोग्राम पर मोल. और Na का वैल्यू मैंने यूज़ कर लिया 6 इंटू 10 पावर 23. फॉर द सेफर साइड नियरेस्ट इंटीजर वैसे ही सॉल्व करना है तो हमने अप्रॉक्सीमेट करके Na यूज़ किया. A क्यूब. अच्छा, A दिया हुआ है 405 पिकोमीटर. राइट, तो आपने इसे लिखा 40.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 11 मीटर. राइट, SI यूनिट में हम चल रहे हैं तो मुझे मीटर में ही काम करना होगा. 10 पावर माइनस 12 था, एक पॉइंट मैंने इधर ले लिया. और इस 40.5 को कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए मैंने लिख दिया 81/2 इंटू 10 पावर माइनस 11 मीटर. ये मैंने A को थोड़ा सा फॉर्मुलेट कर लिया अपनी सहूलियत के हिसाब से ताकि मैं आसान से क्यूब और ये सब चीज़ें मैनेज कर पाऊँ. राइट, अब जरा ध्यान से देखो 40.5 तो 81/2 इट इज़ 40.5. नाउ मैं यहाँ पर रख रहा हूँ A क्यूब. तो 81/2 इंटू 10 पावर माइनस 11 टू द पावर 3 दैट विल बी द A का वैल्यू. यहाँ से हम Z सॉल्व कर रहे होंगे तो 2.7 तो आपका पहले कैंसिल हो गया. नाउ Z के लिए जब आगे बात करेंगे तो 6 ऊपर चला गया, 10 पावर 26 हो गया. राइट, 81 इज ऑलरेडी 3 का क्यूब. सो दिस इज 3 का क्यूब. मैं या तो 81 इंटू 81 इंटू 81 यही लिखता हूँ डिवाइडेड बाय 4 इंटू 4 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 8 एंड देन 10 पावर माइनस 31. दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ Z. आपको इससे Z का वैल्यू सॉल्व करना है. तो आइए देखते हैं इससे Z का वैल्यू क्या आ जाएगा. राइट, तो ये आपका 4 हो गया, ये हो गया 3. सो 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3 एंड दिस. तो आप यहाँ पर सॉल्व कर रहे होंगे. सो 3 इंटू 81 दैट इज 243.
right? And then 81 into 81 divided by 4, and this the power will be -5. यहाँ से अब आप बाकी इजीली सॉल्व करेंगे. जब आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो z अप्रोक्सीमेटली आपका 4 आएगा. ये कैलकुलेशन थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल पड़ेगा, बीइंग द थॉट कि आप एग्ज़ाम में हैं और आपको ये सब मल्टीप्लाई करना है. मैंने इसे सिंप्लीफाई इसी वजह से किया है कि अगर किसी को स्क्वायर्स की वैल्यू याद हो, क्यूब्स की वैल्यू याद हो, तो वो इसे इजीली हैंडल कर पाए, राइट. बाकी आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं आएगी. तो z जब 4 आ गया, जैसे ही z 4 आया तो हमने कंक्लूड किया दैट दिस क्यूबिक यूनिट सेल इज़ बेसिकली फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल. और फेस सेंटर्ड आ गया तो नाउ वी हैव द रिलेशन बिटवीन a and r for the FCC, which is we can say face diagonal, which is √2a is equals to 4r, right. a का वैल्यू आपको पता ही है, जो FCC से आपने रिलेशन लिख लिया. तो r we want to calculate, so r will be equal to √2 into a. a is what? 81/2 into 10 power minus 11 and then divided by 4, right. तो आप यहाँ से अब r का वैल्यू सॉल्व कर सकते हैं. सो अगर आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे तो 81/4√2 into 10 power minus 11. आपको पावर चाहिए, वैल्यू चाहिए 10 power minus 12 के फॉर्म में. तो ये मैंने 10 power minus 1 and 10 power plus 1. So this becomes 810 divided by 4√2, right, into 10 power minus 12 meter. So that will be the final answer. आप इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इजीली सॉल्व करना चाहें तो ठीक है. तो इस तरह से हमारा r का वैल्यू आ गया. रफली कैलकुलेट करेंगे तो दिस r विल बी इक्वल्स टू 405/2√2, राइट, इंटू 10 पावर माइनस 12. हमारा आंसर केवल इतना सा हिस्सा होगा. अगर 405 को भी आप 2 से डिवाइड कर देंगे सो दिस बिकम्स 202.5. 202.5 डिवाइडेड बाय 1.414, दैट इज √2. तो इस तरह से आप इसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आंसर आपके पास आ जाएगा. जब आप इसे पूरी तरह सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आपके पास लगभग आएगा 143 into 10 power minus 12. That will be the final answer, right? So this is the final value of R, और 143 आपको रिपोर्ट करना रहेगा. दिस इज अ क्वेश्चन फ्रॉम सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट का डेंसिटी का जब भी सवाल आ जाए आपको सबको समझ जाना रहता है कि हमें कैलकुलेट करना होगा. मैंने सॉल्यूशन के माध्यम से कोशिश की है कि आपकी जो कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी चलती रहे, डेसिमल्स की जगह फ्रैक्शंस में चले, और पावर्स भी मैंने उसी तरह से किया था कि आपको तकलीफ ना हो. 405 का क्यूब करना एक थोड़ी सी तकलीफ थी, लेकिन इस तरह से करना क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने की मैंने अपने ही सॉल्यूशन में कोशिश की है. आशा करता हूँ आपको ये सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 23 एंड द आंसर विल बी 143. क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सिंपलेस्ट एल्कीन है, सिंपलेस्ट एल्कीन है, ऑप्टिकली एक्टिव है. समझिएगा ना, ऑप्टिकली एक्टिव. जब इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं H2 निकिल, फर्स्ट सेकंड करा रहे हैं X2 हीट. समझिए, तो करा टोटल नंबर ऑफ मोनोहैलोजिनेटेड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग कंपाउंड. तो देखो सिंपलेस्ट एल्कीन है, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं HCH3 C2H5 CH डबल बॉन्ड CH2. ये होगा सिंपलेस्ट एल्कीन, क्योंकि मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इस तरह नहीं बोल. सिंपलेस्ट एल्कीन का मतलब यही होता है. अब इसमें जब आप H2 का रिएक्शन कराइएगा तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा. ये हो जाएगा CH3 CH2 CH CH3 और ये हो जाएगा CH2 CH3. अब इसका मोनोहैलोजिनेशन कराना है. इसका अगर मोनोहैलोजिनेशन कराना है बेटा, तो देखो जब यहां कराइएगा यहां, तो ये कायरल है, ये देखो, तो यहां से 2 आ जाएंगे, चेक करो. जब यहां आप कराइएगा तो ये खुद कायरल बन जाएगा, क्योंकि ये तो देखो
बीच वाला ये तो फिक्स्ड रहेगा, तो यहां से और यहां से अलग अलग प्रोडक्ट आएंगे 2 कायरल बनने से, तो ये 4 हो जाएंगे। चेक करो, एक यहां पे आ जाएगा तो ये 1 आएगा। चेक करो बेटा, और एक जो है आप समझो, एक यहां से आएगा तो एक ये हो जाएगा। चेक करो ध्यान से, क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोल दीजिएगा, ठीक है? तो जो है आप देखो कि यहां से कितने टोटल प्रोडक्ट आए। चेक करो बेटा कि टोटल प्रोडक्ट कितने आए, तो कितने आ गए? 4, 2, 6 और 1 7, 1 8, टोटल प्रोडक्ट आएंगे 8। ये देखिए, तो आंसर जो हो गया वो हो गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 25। मैं ये कहना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 25 पूरे 10 पेपर में पर्सनली मेरे लिए सबसे अच्छा सवाल है जो जेई मेंस या एनटीए ने इस बार पूछा है। बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने मिक्स किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को, राइट। तो एक अच्छा सवाल है, मैं कहता हूँ ऐसा सवाल तो जेई एडवांस के लिए भी एक अच्छा सवाल साबित हो सकता है, लेकिन इन्होंने जेई मेंस में पूछा है। लेकिन सवाल टफ नहीं है। एडवांस का मतलब कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि सवाल टफ है, बट आई कैन सी और आई कैन वेरी मच कॉन्फिडेंटली से दैट कि क्वेश्चन इज़ नॉट वेरी मच टफ बट द क्वेश्चन इज़ वेरी मच ब्यूटीफुल। आइए सवाल पढ़ते हैं क्या है। ये बोल रहे हैं द फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम Na, द वर्क फंक्शन जिसका आपको दिया हुआ है phi ऑफ Na दैट इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज स्टॉप्ड बाय द आउटपुट वोल्टेज ऑफ द सेल। और ये एक सेल आपको दिया हुआ है गैल्वेनिक सेल के फॉर्मेट में। The pH of aqueous HCl required to stop the photoelectric current from potassium, इसका 5 फिर से वर्क फंक्शन दिया हुआ है। All other conditions remaining the same is right। तो आपको क्या बोला है कि सबसे पहले तो एक सेल है, राइट। इस सेल में एक तो गैस आयन इलेक्ट्रोड लगा हुआ है और एक मेटल इंसोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड लगा हुआ है। तो आप देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी जो गैल्वेनिक सेल इन्होंने लिया है दैट कंटेन्स 2 less usable or less convenient electrodes, gas ion electrode and the insoluble salt electrode। अब ये बोल रहे हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक फोटोन आता है, सोडियम का प्लेट है, phi ऑफ Na आपको दिया हुआ है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। इस सेल का जो पोटेंशियल है ई सेल जो है वो बेसिकली सेल का जो वोल्टेज है उतना वोल्टेज अगर मैं रिवर्स पोलैरिटी में लगा दूं तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, राइट, वो रिसीवर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ये फोटो इलेक्ट्रिक ट्यूब हो गया आपका। सवाल क्या है कि अगर इतने वोल्टेज का अगर मैं रिवर्स पोलैरिटी के साथ यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल अप्लाई कर दूं तो यहाँ से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन पहुँच नहीं पाएगा। अब आपको सबसे पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन याद होना चाहिए। क्या है? The energy of photon which we write as hc by lambda is equals to work function plus ke max, maximum possible kinetic energy which a photoelectron can have। और आप सब जानते हैं आगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कि ये जो के मैक्स होता है बेसिकली ये स्टॉपिंग पोटेंशियल से आता है और इसका वैल्यू -v स्टॉपिंग के बराबर होता है, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड विद अ नेगेटिव साइन, क्योंकि हमें रिवर्स पोलैरिटी में काम में लेना होता है, राइट। तो अगर आप यहाँ पर इक्वेशन लिखें तो आपका इक्वेशन आ गया, आने वाले फोटोन का एनर्जी hc बाय लैम्डा इज इक्वल्स टू phi माइनस v स्टॉपिंग। यह आपका इक्वेशन जो है ये मॉडिफाई हो गया। अब आपको गिवन कंडीशन जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट से आएगा उस पर बात करनी है। ये बोल रहे हैं कि सोडियम के लिए तो ये सेल है pH1 वाला, राइट। तो मैं मान लेता हूँ E ऑफ Na, सोडियम के समय लिया गया गैल्वेनिक सेल, उसका पोटेंशियल E ऑफ Na, राइट। और आप लिख सकते हैं इस पोटेंशियल का वैल्यू, इसका E नॉट, तो हाइड्रोजन का E नॉट तो 0 होगा और इनसोल्युबल सॉल्ट का E नॉट हमें दिया हुआ है कितना, 0.22। तो 0.22 दैट इज E नॉट माइनस 0.06 इसे लेना है। Q जब आप इसका फॉर्मुलेट कर लेंगे, अगर मान लीजिए आपको इसका Q लिखना है तो सेल रिएक्शन लिखना होगा। सेल रिएक्शन क्या होगा, हाफ H2 plus AgCl solid gives you Ag solid plus H plus Cl minus। तो
0.06 डिवाइडेड बाय 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र, H प्लस एंड Cl माइनस, ये हमारा E ऑफ Na हो जाएगा, राइट। इसी का E ऑफ पोटेशियम के समय हम जब लिखेंगे तो 0.22 माइनस 0.06 अपॉन 1 लॉग ऑफ H प्लस एंड Cl माइनस। यही सेम सेल हमें पोटेशियम के समय भी यूज़ करना है, राइट। पोटेशियम के समय ये वी स्टॉपिंग हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ वी स्टॉपिंग, और इसके समय ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वी स्टॉपिंग। तो E ऑफ Na एंड दिस होल कैन बी टर्म्ड एज वी स्टॉपिंग। इतना स्टॉपिंग पोटेंशियल हमें अप्लाई करना है, राइट। तो अब जरा मैं बात करता हूं पहले फॉर सोडियम। तो सोडियम के लिए मैंने इक्वेशन लिखा, क्या, आने वाले फोटोन का एनर्जी, वर्क फंक्शन ऑफ सोडियम जो कि मुझे दिया है 2.3 माइनस वी स्टॉपिंग दैट इज माइनस E ऑफ Na, और फिर पोटेशियम के लिए लिखता हूं मैं। तो पोटेशियम के लिए क्या आ गया, आने वाले फोटोन का एनर्जी, वो भी सेम एनर्जी का फोटोन आ रहा है, सेम लाइट हम डाल रहे हैं, इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन 2.25 माइनस E ऑफ पोटेशियम। दोनों का फोटोन का एनर्जी इक्वल है इन दोनों इक्वेशन में, तो आप इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। जैसे मैंने इक्वेट किया 2.3 माइनस E ऑफ Na इज इक्वल्स टू माइनस E ऑफ इज इक्वल्स टू 2.25 माइनस पोटेशियम के समय यूज किए गए गैल्वेनिक सेल का पोटेंशियल। तो आप इसे लिखेंगे तो दिस इज 0.05 माइनस E ऑफ Na। अब E ऑफ Na लिखूंगा तो माइनस 0.22 माइनस माइनस प्लस 0.06 लॉग ऑफ HCl में pH 1 दिया है, pH 1 दिया है तो HCl का कंसंट्रेशन हो गया 10 पावर माइनस 1। 10 पावर माइनस 1 अगर कंसंट्रेशन हो गया तो H प्लस इज 10 पावर माइनस 1 and Cl minus is also 10 power minus 1. So this is the left hand side of equation. Now right hand side, so the ये 2.25 को मैं इधर ले आया तो ये 0.05 तो रह गया, माइनस 0.22 अब केवल पोटेशियम का लिखना है तो माइनस 0.22 माइनस के साथ और माइनस माइनस हो गया प्लस 0.06 log of H प्लस एंड Cl माइनस। ये हमारी इक्वेशन बन गई, राइट। अब जरा आप ध्यान से देखें, ये माइनस 0.22 कैंसिल हो गया आपका, और अगर 0.05 0.06 और 0.06 तो ये डेसिमल भी उड़ा देते हैं, 5 प्लस 6 इंटू लॉग ऑफ 10 पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 6 इंटू लॉग ऑफ H प्लस और Cl माइनस तो बराबर ही होंगे हमेशा पोटेशियम के केस में भी, तो मैंने इसे लिख दिया H प्लस टू द पावर 2, राइट। हमें pH रिपोर्ट करना है तो ये -2 इधर आ गया, हमने यहाँ पर इसे सॉल्व किया तो दिस इज 5 माइनस 12 बना और वो प्लस का 12 बना, तो यहाँ पर आ रहा है 5 माइनस 12 log 10 पावर माइनस 2 विल बी -2, 5 माइनस 12 सो दिस इज -7/12 is equals to log of H plus. This gives us pH is equals to 7/12 minus log H plus pH होगा, so pH is 7/12। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे so this is 0.5 right 100 तो 8.58333 this will be the thing। जबकि हमें आंसर रिपोर्ट करना है किसमें, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हमें आंसर रिपोर्ट करना है दैट pH is equals to x into 10 power minus 2, तो अगर आप इसे ऐसे लिखेंगे तो दिस इज 58.3 into 10 power minus 2, सो हमारा आंसर हो जाएगा नियरेस्ट इंटीजर में 58 विल बी द फाइनल आंसर। अब देखिए क्वेश्चन की खूबसूरती देखिए, क्वेश्चन में यूज्ड चीज़ें देखिए, हर तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल पोटेंशियल, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो अपने आप में मेरी समझ से ये सवाल जे एडवांस के काबिल सवाल है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि जे मेंस भी ऐसा सवाल पूछ रहा है जिसमें बच्चों को वास्तव में टॉपिक का इन डेप्थ नॉलेज और सारे फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए, राइट। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ JEE Main 2020 which was to be held in April but finally held in September. From the 3rd September shift 1, this is the question number 25, the last question of subject chemistry. I hope you have understood and you have enjoyed all the video solutions of this shift 1 of 3rd September. Thank you.